नमस्कार दोस्तों। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं कि ये मेरा माइक है। माइक का जुगाड़ क्या है? ये है क्या? ये ब्लूटूथ है। और मैं बताऊं तो मैंने इसको वैसे दोबारा डाला। खैर, मैं बात करूंगा हमारे बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम के यूनिट 2 के बारे में, जिसका नाम है लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड एमएचपी। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में सब कुछ कर दूं। तो हाइड्रोलॉजी क्या है? हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान है। इसमें हम पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल में जो जल की ऑकरेंस है, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड है हाइड्रोलॉजी। हम इन्हीं सबके बारे में बात करेंगे हाइड्रोलॉजी में। ठीक है, अब हाइड्रोलॉजी में आते हैं वाटर साइकिल। वो हाँ, वाटर वाटर साइकिल, या फिर इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं साइंटिफिक बेसिस पर, लेकिन ये वाटर साइकिल के नाम से भी जानी जाती है। तो वाटर साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो वाटर सरफेसेस और ओशन से पानी इवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद ऊपर जाके कंडेंस होता है, जिससे पानी बरसता है। तो ये हो गई अपनी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वो पानी बरसा और वापस आ गया नीचे, फिर इवेपोरेट हुआ। तो ये हो गई वाटर साइकिल। आप समझ सकते हैं। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मैं आपको एक एक का नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि वो है क्या। तो पहला है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये सीधी है वर्षा। रेन को ही हम रेन बोलेंगे। जब रेन होती है उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो दूसरा है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ये क्या है? जब वर- बारिश का धरती के अंदर जाता है, बारिश धरती के अंदर जाता है, उसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। अब आता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब है, आपने देखा होगा कि पानी के पास तो पेड़ पौधों की पत्तियां गीली हो जाती हैं और छतें गीली हो जाती हैं हमारी, है ना? तो जितना सरफेसेस पे पानी है वो इवेपोरेट होता है, उसको बोलते हैं। एक मिनट भाई, यहाँ पर इवेपोरेशन से मतलब नहीं है। इंटरसेप्शन का मतलब सिर्फ है कि उसमें पेड़ पत्तियों में और छतों पर पानी जमा हो जाता है, बस इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्शन। अब आते हैं डिस्पर्सन स्टोरेज। आपने देखा होगा गड्ढों में पानी भर जाता है ना? बेसिन्स बन जाते हैं कई कई बड़े बड़े। तो उन सबको बोलते हैं डिप्रेशन स्टोरेज। फिर आता है रन ऑफ। रन ऑफ सीधा है, जब ऊंचाई से पानी नीचे आएगा उसको हम रन ऑफ बोल देंगे। फिर है इवेपोरेशन। जो इवेपोरेट होता है पानी, उसका इवेपोरेशन है। ठीक है। अब है ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब ये है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से आप जानते होंगे तो इवेपोरेशन होता है। मैं गीली पत्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। पेड़ पूरा सूखा है, जो उसकी जड़ों से पानी जा रहा है पेड़ में, वो पूरा जाके ऊपर पत्तियों में वहां से इवेपोरेट होता है। ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ काफी जरूरी है क्योंकि ये वाटर लेवल की जानकारी हमें उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है। और इसके एक्स एक्सिस में टाइम होता है, वाई एक्सिस में डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। तो आप देख देख लीजिए, ये रहा। आप इस पॉइंट पर अगर देखें तो ये शुरुआत का समय है, तो पानी अपना इतना डिस्चार्ज हो रहा था, इतने मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। अब समय के साथ ये बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अपनी पीक पर आ गया। फिर जब पानी खत्म होने लगा तो डिस्चार्ज अपना कम हो जाएगा और अपना फिर उस पे आ जाएगा। और ये जीरो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कुछ ना कुछ ये बह ही रहा है ना। और अगर बेस पर फ्लो हो रहा होगा, ये ऊंचाई की सतह थी। ठीक है। ये लिखा है ड्यू टू सरफेस रन ऑफ। मतलब ये ऊंचाई की सतह थी तो नीचे आ रही थी, इसलिए अपना डिस्चार्ज अपना वेरी कर रहा था। लेकिन जब वो नीचे बहेगा
कोई ऊंचाई नहीं थी, तो देखो स्टेडी रहेगा एकदम। ओके, अब आते हैं ड्यूरेशन कर्व पे। ये है कि मतलब स्पेसिफिक टाइम में पानी कितना डिस्चार्ज हो रहा है। इसमें ये क्या है, समय का परसेंटेज होता है, जो कि ये दर्शाता है कि इस समय के दौरान नदी में स्पेसिफाइड डिस्चार्ज बराबर या अधिक हो गए हो। छोड़ो, अब आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कुछ याद आया? घूमने हम सब जाते हैं, डैम जाते हैं, माता टीला डैम, सुकमा डुकमा डैम, मेरे गांव में महुआ डैम। और तो जितने भी डैम हम बनाते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ही होते हैं मोस्टली। अगर फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं बनाए गए हैं, खैर अगर डैम बनाएंगे तो वो बनाने में क्या जा रहा है। तो ये क्या है, सीधी बात है, ऊंचाई पर पानी स्टोरेज कर लो और जब उसको डिस्चार्ज करो तो टरबाइन से होके गुजार दो। तो जब वो डिस्चार्ज होगा तो अपना टरबाइन भी घूमेगा, टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होगा, जनरेटर अगर घूमेगा तो बिजली बनेगी, सीधी बात है। अब जनरेटर बिजली कैसे बनाता है उसके लिए मैं जब उसको समझाऊंगा तब बताऊंगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के मेन कंपोनेंट्स जो है वो एक तो डैम हो गया, जो कंक्रीट का बड़ा स्ट्रक्चर बना होता है उसको डैम कहते हैं। रिजर्वायर, जो बांध, जो डैम के पीछे जो बहुत बड़ा वो पानी भरा हुआ है जहाँ, उसको रिजर्वायर बोल देंगे, ठीक है। और पेनस्टॉक, ये क्या होता है, हम्म, जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर से ये टरबाइन तक पानी लेके जाता है। ये किसका है, मोटा स्टील का पाइप है, ठीक है, जो कि हाई प्रेशर से रिजर्वायर के पानी को टरबाइन तक ले जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक जरूरी है कब, जब हमें पानी को बंद करना हो, टरबाइन बंद करना हो या उसको चलाना हो। ठीक है, मान लीजिए पानी पूरा भरा है और हमने उसको बंद करना चाहते हैं, टरबाइन को घूमना। तो अगर हम, बंद कैसे होता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। उसमें एक, उसको क्या बोलते हैं यार, तीर जैसा लगा होता है, उसको बंद कर देंगे तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन जब हाई प्रेशर है उसमें बंद करेंगे तो वो तो बंद ही नहीं हो पाएगा, वो इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो वापस खींच देगा उसको। तो सर्ज टैंक क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं अगर, माफ करना दोस्तों, मैंने बनाया नहीं, एक मिनट रुकिएगा, तो पेन नहीं लगेगा। मेरा पेन भी अभी खत्म हो गया, रुक जाओ। शिट भाई, आप ये देखिए, आप देख सकते हैं ये अपना हो गया पेन स्टॉक, ठीक है। यहाँ ये टरबाइन लगी है, ठीक है। और यहाँ कहीं पर मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये रहा अपना तीर टाइप का, इसको मैं बंद कर दूंगा तो अपना पानी आना बंद हो जाएगा यहाँ से। लेकिन ये दबेगा ही नहीं क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर एक सर्च टैंक बना देते हैं। तो यहाँ यहाँ भी वो होगा, इसको खोलना और बंद करना हो तो उसी हिसाब से बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जब ये बंद करना होगा तो मैं इसको खोल दूंगा, तो पानी यहाँ भरना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा। अब जब इसका काम हो जाएगा तो ये तो भर जाएगा, तो कुछ होएगा नहीं, पानी जाएगा नहीं, अपना जो काम था वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अब बात करें टरबाइन। टरबाइन पता है, घूमेगा तो वो घूमेगा, जनरेटर से जुड़ा होगा, जनरेटर बिजली बना देगा। फिर आता है टेल रेस। टेल रेस क्या होता है, तो टरबाइन से पानी निकलता है, वो वापस हम नदी में छोड़ते हैं, तो उस छोड़ने के रास्ते को ही हम टेल रेस बोलते हैं, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसको हम
डिवाइड कर सकते हैं, चूहा है दोस्तों, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन तीन भागों में। किसके बेसिस पर? एक तो हेड के बेसिस पर, ठीक है, कि वो कितना ऊंचा है। हेड क्या होता है? जो पानी इतना भरा हुआ है, ठीक है, उसमें किसमें? रिजर्वॉयर में। और जब हम टरबाइन से उसको गुजार रहे हैं तो वो इस लेवल पे आ रहा है, तो इससे इसकी जो दूरी है बीच की, इसको हम हेड बोलेंगे, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ हेड, इसके बेसिस पर हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स तीन तरह के होते हैं। एक लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लो हेड है वो, उसका हेड होगा 20 मीटर, मीडियम में 300 मीटर, और जो उससे ज़्यादा होंगे तो 300 मीटर से ज़्यादा हो जाएंगे। अब आता है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, मतलब रिजर्वॉयर में कितना पानी है हमारे, ठीक है। इसके पांच बेसिस पर होते हैं, मतलब इसको भी पांच प्रकार से हम वो कर सकते हैं। तो एक तो रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, मतलब कि नदी में हम टरबाइन लगा रहे हैं ना, कोई रिजर्वॉयर नहीं है हमारे पास। और दूसरा है रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, मतलब रिवर से तो ले रहे हैं लेकिन वो स्टोरेज भी है। और तीसरा है स्टोरेज टाइप, चौथा है पंप टाइप, और पांचवा है मिनी एंड माइक्रो पायर हाइड्रो प्लांट। फिर तीसरे टाइप, मतलब जो हम तीसरे बेसिस पर है, वो है नेचर ऑफ लोड, मतलब जो हम बिजली बना तो रहे हैं लेकिन किस लिए बना रहे हैं? बेस लोड के लिए बना रहे हैं या पीक लोड के लिए बना रहे हैं, ठीक है। फिर आता है फील्ड ऑफ यूज। तो फील्ड ऑफ यूज क्या होगा भाई? पावर बना सकते हैं उससे, ठीक है, और फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा पानी आ गया तो हमने रोक के रख लिया, और जब पानी नहीं आ रहा सालों भर हम थोड़ा थोड़ा दे के, तो सिंचाई भी हो रही है उससे, फ्लड कंट्रोल हो रहा है, बिजली तो बना ही रहे हैं। और बस इंडस्ट्रियल यूज भी लिखा है इसमें। हाँ, और रिक्रिएशन, इसका मतलब क्या बोलते हैं यार उसको? टूरिस्ट, टूरिस्ट भी तो आते हैं वहाँ पे, तो बस उससे भी पैसे हो रहे हैं, और नेविगेशन हो रहा है, मतलब न उसमें नाव भी बह रही है एक टाइप से, खैर। और इसकी कैपेसिटी कैलकुलेशन करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं हेड वाटर कंट्रोल पे। जो हेड वाटर कंट्रोल का इसका मतलब ये है कि डैम और रिजर्वॉयर के ऊपरी हिस्से, मतलब हेड वाटर में पानी के लेवल और फ्लो को नियंत्रित करना, ताकि टरबाइन को सही प्रेशर और सही क्वांटिटी में पानी मिल सके, है ना। अब फंक्शन ऑफ हेड वाटर कंट्रोल, तो देखो, जल स्तर नियंत्रित करना, जैसा कि मैंने बताया, टरबाइन में प्रवाह नियंत्रित करना, सेफ्टी पर्पस, और सेडिमेंट कंट्रोल, ठीक है। सेडिमेंट कंट्रोल मतलब जब हम वहां से पानी देंगे उसको, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसके फ्लो को, तो वहां से कचरा भी इकट्ठा कर लेंगे, और ऐसा करते ही हैं। आप जितने भी मतलब प्रोफेशनल देखोगे जो सही तरीके से बनाया गया है, उसमें सेडिमेंट कंट्रोल होता ही है। अब वाटर टरबाइन के बारे में बात करें, क्योंकि मेन कंपोनेंट क्या है? टरबाइन। टरबाइन ही तो घूम रहा है ना, उससे बिजली बन रही है, तो मेन कंपोनेंट हम टरबाइन को ही मानेंगे भाई। तो ये क्या है? हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है। और ये पानी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को रोटेशनल एंड और रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और शाफ्ट घूमेगी, जनरेटर वाली जो जनरेटर से जुड़ी है, शाफ्ट घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, बिजली बनेगी, सीधी बात है। अब ये जो वाटर टरबाइन है ये तीन तरह के होते हैं। हम सीधी बात करेंगे, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैपलन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन का मैं आपको वो दिखा देता हूँ डायग्राम। अब देखिए, ये रहा पेल्टन टरबाइन। ये ज्यादातर आपने देखा ही होगा, मतलब ज्यादातर ऐसे ही होते हैं पेल्टन वाले।
तो ये हाई हेड से पानी नोजल तक लाया जाता है। नोजल क्या है? नोजल वही है, पहले मोटा था पेन स्टॉक, उसको आगे से पतला कर दिया। नोजल ही पतला करता है उसको, तो उसकी जो प्रेशर है और ज्यादा बढ़ गया। बस यही है इसका। अब आते हैं ट्रांसिस्टर। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये पहले बड़े थे, ये सबसे बड़ा है, ये तीर छोटे होते गए। इसका मतलब ये है कि अंदर की तरफ ये चित्र बना हुआ है ना। तो अगर आप पेल्टन टरबाइन को देखेंगे तो वो कुछ 3D गिलास टाइप का रहेगा, ठीक है। अंदर जाता जाएगा और ये उसमें रहते ही है। तो ये एक मीडियम है टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है और रेडियल फ्लो टरबाइन है। ये सब है क्या? और मैं आपको पहले वो बता दूं, पेल्टन टरबाइन वो हाई एंड टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन है और टेंजेंशियली फ्लो टरबाइन। ये सब का मतलब क्या है? देखिए, लो हेड, हाई हेड और मीडियम हेड का मतलब सीधा है। लो हेड है तो उसका हेड 20 से 60 मीटर के बीच में, मीडियम है तो 60 से 250 के बीच में, हाई हेड है तो 250 से 1500 उसका हेड है, ठीक है। अब इम्पल्स टरबाइन ये क्या है? इसमें काइनेटिक एनर्जी पर ये काम करता है ना। और रिएक्शन टरबाइन क्या है? काइनेटिक और पोटेंशियल, ये दोनों एनर्जी पे को कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब रोटेशन के बेस पर देखें तो टेंजेंशियली फ्लो टरबाइन, दूसरा है रेडियल फ्लो टरबाइन और एक्सियल फ्लो टरबाइन। ये है कि वो टरबाइन किस तरह से वो घूम रहा है, ठीक है। आपने देख लिया इसको। अब आते हैं कैपलन टरबाइन पर। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ ऊपर से पानी देते हैं इसमें। हो जा भैया फोकस, क्या हो गया? सॉरी भाई। यहाँ से पानी देंगे नीचे की तरफ आएगा। उसमें क्या था कि हम साइड से पानी दे रहे थे, इस तरह से वो ऐसे घूम रहा था। इसमें हम पानी ऊपर से दे रहे हैं, बस सीधी बात है। ये एक लो हेड टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है और एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। इसका हेड 10 से 70 मीटर के बीच होता है इसमें, और इफिशियंसी इसकी 90% होती है। स्पेसिफिक स्पीड है तो ये क्या है? ये उस आरपीएम को कहते हैं, टरबाइन का वो आरपीएम जो एक उस टरबाइन के मॉडल बनाएंगे उसका, क्योंकि इतना बड़ा तो हम लाएंगे नहीं ना, तो उसका मॉडल बनाएंगे। तो वो मॉडल जो उसके सेम है, वो 1 किलोवाट 1 मीटर के हेड पर डेवलप करे, उस आरपीएम को कहते हैं। वो आरपीएम जो 1 किलोवाट पावर 1 मीटर हेड पर डेवलप करे, ठीक है। ये बस स्पेसिफिक स्पीड ये डायमेंशनलेस पैरामीटर है, लेकिन इसको आरपीएम में व्यक्त करते हैं हम, ठीक है। कितने मिनट की हो गई वीडियो? 18 मिनट की तो अभी हो गई भाई, मेरा टाइम। चलो मैं इसको खत्म कर ही दूँ। अब आते हैं भाई मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेशन। ये जरूरी है भाई, इसको बोलेंगे एमएसडी जनरेशन। ये थोड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है ना। इसको बोलेंगे एमएसडी जनरेशन। ओहो, अरे कोई बात नहीं यार, इन सब चीज़ों पर ध्यान कम देना चाहिए, वैसे ही मैं गरीब हूँ। अब इसका पहले आप वो देख लीजिए। देखो, हमने यहाँ पे फ्यूल दिया, ठीक है, यहाँ से फ्यूल दिया, यहाँ होगा कंबस्शन चैम्बर। ये क्या है? अ, ये गैस है। जब हम गैस को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो प्लाज्मा बन जाती है, ठीक है। तो वो प्लाज्मा जो है वो क्या है? ये प्लाज्मा जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, वो चालक की तरह काम करती है, ठीक है। और ये रहा एक्सपेंशन नोजल। तो जब एक्सपेंड होगी ये, तभी वो क्या बोलते हैं यार, प्लाज्मा है, ठीक है।
तो ये जाके इसमें जाएगी एमएससी जनरेटर में। यहाँ क्या होता है, मैग्नेट्स लगी होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जब ये यहाँ जो इस ये क्या है, प्लाज्मा एक कंडक्टर है जो कि गैस फॉर्म में है। तो जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फ्लक्स कट होगा तो अपने करंट बहेगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार। ठीक है, यहाँ से गया, उसके बाद यहाँ जो बिजली पैदा हुई है इसको हम लोड से कनेक्ट कर देंगे। लोड से कनेक्ट कर दिया, और ये क्या है, प्लाज्मा गर्म भी होती है तो इसको हीट एक्सचेंजर से एग्जॉस्ट गैसेस हमने भेज दी। अब ये जो हीट एक्सचेंजर है ये हवा को गर्म करेगा, ठीक है, और बाद में कंप्रेस होगी हवा, तो ये फिर जाएगी कंबस्शन चैम्बर में। इस तरह से हमारा ये सब चलता रहेगा। अगर इसके सिंपल वर्किंग की बात करें तो फ्यूल जलाकर हाई टेम्परेचर वाली गैस बनाएंगे। गैस को पोटेशियम और सीजियम जैसे पदार्थ से मिलाकर प्लाज्मा बनाएंगे। प्लाज्मा एक आयोनाइज गैस है। तो ये जो कंडक्टिव प्लाज्मा है ये हाई स्पीड से उस चैनल में फ्लो किया जाता है। और जिस पर एक पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो प्लाज्मा है मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि प्लाज्मा अपने कंडक्टिव थे। तो और चैनल की दीवारों पर लगे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी लोड को दी जाती है भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन एमएसडी और क्लोज एमएसडी। ओपन एमएसडी क्या है, जो अपन ने देखी अभी, वो सीधी ओपन थी। इसमें क्या था, ये जो गैसेस थी इसको हम बाहर भेज दे रहे थे एनवायरनमेंट में साफ करके। लेकिन क्लोज वाली है, इसको बाहर नहीं भेजेंगे। इसको हम जब इसकी साइकिल पूरी हो जाएगी तो इसको हम वापस लाएंगे, दोबारा से कंप्रेस करेंगे, हीट एक्सचेंजर से होते हुए इसको फिर से गर्म कर देंगे। ठीक है, इसकी ये बंद लूप में, क्लोज लूप में रहती है एक प्रकार से। इसमें कौन सी गैसेस होती हैं, आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। ये था अपना यूनिट 2, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड एमएसजी। आई होप, क्या बोलो यार, मैं इसलिए नहीं बना था कि आप लोग देखें, मैं अपने लिए, अपने समझने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे आशा है कि मुझे समझ में आया होगा। और अगर मैं एग्जाम टाइम में अपने वीडियो देख रहा हूँ, एग्जाम टाइम में क्यों ही देखूंगा यार, इससे ज्यादा तो मैं इसमें पढ़ दूंगा। इतना टाइम किसके पास है कि 23 मिनट की वीडियो जाके मैं उस पर देखूंगा, वो भी अपनी खुद की, जिसमें पता नहीं कितनी गलतियां होंगी। वो तो गलतियां क्या मतलब, मैंने इतने डिटेल से नहीं बताया तो ऑब्वियसली भाई। खैर, दैट्स इट।